Hello aspirant, welcome back to you. A very good new session, and the session which is directly come from Optical Junior Management Training, especially electrical examinations के जो aspirants हैं उनके लिए इस पर्टिकुलर एग्जाम में जो एनवायरमेंट वाला सेगमेंट है ना, स्पेसिफाई अगर हम करें एनवायरमेंटल स्टडीज जिसके टॉपिक आपके सामने यहाँ हैं, जिस पर्टिकुलर सबसे पहले सेगमेंट को हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, इस पे इन टॉपिक्स में से जो सबसे पहला टॉपिक है बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो इसी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और काफी इंपॉर्टेंट जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है विच इज डायरेक्टली कम फ्रॉम योर पेपर्स एज वेल एज जो बहुत ज्यादा ही जरूरी होंगी, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन अनपढ़ इंस्टीट्यूट की ओर से मैं सौरभ नामदेव। ये रहा आपका पहला सबसे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम इस सेगमेंट को आगे मूव करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड होगी बायोडायवर्सिटी और कंजर्वेशन से वो मैं आपको देता चलूंगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखिए, क्वेश्चन के रूप में देखिए। सबसे पहली चीज कि व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द वैरायटी ऑफ लाइफ इन द अर्थ। इसका मतलब क्या है? नो डाउट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बायोडायवर्सिटी है। अब कैसे बायोडायवर्सिटी है, थोड़ा सा इसको आप क्या करिए स्टूडेंट, थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे जब हम बात करते हैं एनवायरमेंट की, सो एनवायरमेंट जो है वो बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट से बनता है। सो 3 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, या 3 मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो एनवायरमेंट को फॉर्म करते हैं। सबसे पहला है बायोटिक फैक्टर। ये बायोटिक फैक्टर एनवायरमेंट में वो होता है जो लिविंग होता है और जिसके पास लाइफ होती है, और जो एग्जाम्पल है मैं यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूं जो बायोटिक कंपोनेंट में या जो बायोटिक फैक्टर में आते हैं एनवायरमेंट में। नाउ नंबर 1 पोजीशन पे प्लांट्स, एक्वेटिक भी आ जाएंगे, टेरेस्ट्रियल भी आ जाएंगे। सेकंड वन एनिमल, इसमें डोमेस्टिक भी आ जाएंगे, वर्ल्ड लाइफ भी आ जाएंगे। एंड थर्ड नंबर पर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये चीज तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हम बात करते हैं वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ की, ये हमेशा डिनोट होती है बायोटिक फैक्टर के लिए। दरअसल में कहानी सिर्फ इतनी सी है, जितना मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर होगा, उतनी ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में वैरायटी होगी, और इसी चीज को कह देते हैं बायोडायवर्सिटी। मतलब बायोडायवर्सिटी का सीधा सा मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैक्सिमम नंबर, जिस वजह से उनका साइज, शेप है ना, उनका जो कलर है, उनकी जो व्यू है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो डिफरेंट होगी। तो जितना ज्यादा नंबर होगा लिविंग एंटिटी का, उतनी ही ज्यादा उनमें डाइवर्सिटी होगी, और इसी को बायोडायवर्सिटी कहते हैं। या उतनी ज्यादा उनमें वैरायटी होगी, तो यही बायोडायवर्सिटी होगी। चलते हैं एनवायरमेंट के दूसरे कंपोनेंट की तरफ। जो एनवायरमेंट का दूसरा कंपोनेंट है, एनवायरमेंट का जो दूसरा कंपोनेंट है, इसको कहते हैं ए बायोटिक फैक्टर। और जो ये ए बायोटिक फैक्टर है, इसी में आते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं स्टूडेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा स्टूडेंट, जब भी पोल्यूशन वर्ड यूज होता है वो ए बायोटिक फैक्टर या फिजिकल फैक्टर के लिए होता है। जैसे आपके सिलेबस में भी कहीं देखिएगा पोल्यूशन वर्ड है, तो पोल्यूशन हमेशा एनवायरमेंट के सेकंड फैक्टर ए बायोटिक के लिए यूज होने वाली चीज है, जिसमें सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है ना, और साथ ही साथ में वाटर पोल्यूशन होता है। तो एनवायरमेंट का पहला कंपोनेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर ज्यादा होने से, वैरायटी ज्यादा होने से डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। एनवायरमेंट का सेकंड फैक्टर होता है जिसको हम फिजिकल फैक्टर भी कहते हैं, एबायोटिक फैक्टर भी कहते हैं। इसमें पोल्यूशन होगा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से। और एनवायरमेंट का जो थर्ड कंपोनेंट है वो है
एनर्जी कंपोनेंट। एनवायरमेंट का तीसरा जो कंपोनेंट है वो है एनर्जी कंपोनेंट, और एनर्जी कंपोनेंट के अंतर्गत ही आते हैं सोलर रेडिएशन या सोलर एनर्जी, एंड सेकंड नंबर पर आता है स्टूडेंट जियोथर्मल एनर्जी, जो इनसाइड द अर्थ, अर्थ के इनसाइड में जो थर्मल एनर्जी होती है वही जियोथर्मल एनर्जी। इस तरह से तो एनवायरमेंट के 3 कंपोनेंट आपको कंफर्म हो गए। द फर्स्ट वन बायोटिक विच इज डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक जो नॉन लिविंग होता है बट लिविंग के लिए लाइफ का मीडियम होता है। एबायोटिक कंपोनेंट में लाइफ नहीं होती बट लाइफ के लिए ये मीडियम एग्जिस्ट कराते हैं। और थर्ड वन कंपोनेंट है एनर्जी कंपोनेंट, जिसमें सनलाइट और जियोथर्मल एनर्जी काउंट होता है। तो अब यदि इस क्वेश्चन का हम आंसर देखें एस्पिरेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर है एकदम सही कि द टर्म यूज फॉर द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब इस अर्थ में जितने ज्यादा प्लांट होंगे, जितने ज्यादा एनिमल होंगे, जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उतनी ज्यादा वैरायटी होगी, उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। अब यहां से नॉलेज स्टार्ट, बेसिक क्लोज नॉलेज स्टार्ट। पहला क्वेश्चन एस्पिरेंट, हु गेव द टर्म बायोडाइवर्सिटी? तो एक पर्सन है जिनका नाम है वॉल्टर जी रोजन, इसी को कहते हैं WG रोजन, ये है वे। तो WG रोजन was the person who coined the term biodiversity. The first question will be completed. Now second, who was the father of biodiversity? E.O. Wilson, जो कि एक एंटोमोलॉजिस्ट हैं, इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, उन्होंने ही बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंसेक्ट का नंबर ज्यादा हो रहा है, इंसेक्ट की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो रही है, और इंसेक्ट जो है डायरेक्टली क्रॉप को हार्म कर रहे हैं। तो इंसेक्टों का ज्यादा नंबर क्रॉप को क्या कर रहा है, उनके नंबर को कम कर रहा है, मतलब क्रॉप की बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है, जिस वजह से फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम फ्यूचर में होने वाली है। ये बात उन्होंने 1986 में कही थी, जो फादर है। नाउ थर्ड वन, बायोडाइवर्सिटी मैनेज रहे, या बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लिविंग ऑब्जेक्ट का नंबर और उसकी वैरायटी ज्यादा से ज्यादा रहे इस अर्थ में, इसके लिए एक डे डिसाइड किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से, और वो डे है 22 मई। सो 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कुछ कंट्रीज में 29 दिसंबर को दरअसल में बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी जो है वो मनाया जाता है। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसमें कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब, तो 22 मई यदि ऑप्शंस में ना हो तो फिर 29 दिसंबर यू हैव टू सिलेक्ट है। एंड द लास्ट एंड फाइनल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया। So Biodiversity Act came to in India in 2002, especially 11 December. और इसी एक्ट के बाद आप डायरेक्ट ट्री को कट नहीं कर सकते, किसी वाइल्ड लाइफ एनिमल को या डोमेस्टिक एनिमल को हार्म नहीं कर सकते, अदरवाइज इस एक्ट की कोई ना कोई जो रूल है वो आप पे अप्लाई होगा और यू हैव डायरेक्ट कम्स टू दी एज अ इंपैक्ट ऑफ प्रिजोनर। So these are the important question जो आपको हमेशा प्रिपेयर करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट मूव पर। जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी के 3 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, और एक बात हमेशा याद रखें, जब भी ये टर्म हम यूज करेंगे बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी हमेशा लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए होगी, और एनवायरमेंट में लिविंग ऑब्जेक्ट बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ दीजिए, उनको हम एक्सेप्शन में रख लेते हैं। प्लांट और एनिमल, इन दो का जितना ज्यादा नंबर होगा उतनी ज्यादा इनकी वैरायटी होगी, और यही बायोडाइवर्सिटी होती है। तो बायोडाइवर्सिटी के बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है स्टूडेंट स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, एंड द थर्ड वन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये एक क्वेश्चन और हो गया कि बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप होते हैं, तो आंसर है याद रखिएगा कितने, 3। उसमें नंबर 1 पोजीशन पे है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो है यदि एक ही स्पीसीज में यदि वेरिएशन है,
यहां एक स्पीसीज का सीधा सा मतलब है कि यहां सब ह्यूमन हैं। सिंगल स्पीसीज में जो वेरिएशन होता है वो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की वजह से होता है। जैसे यहां जो आप फिल्म ये जो पिक्चर्स देख रहे हैं इसमें है तो ह्यूमन, एक सिंगल स्पीसीज, सभी ह्यूमंस है, एक सिंगल स्पीसीज, लेकिन आप देखेंगे किसी का कलर अलग है, किसी का कलर अलग है, किसी का साइप एंड शेड अलग अलग है। तो दरअसल में ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो वेरिएशन है, ये किसकी वजह से है? जीन की वजह से। तो एट अ सेलुलर लेवल जीन, डीएनए या क्रोमोसोम की वजह से जो चेंज आता है, जो वेरिएशन आता है, उसी को हम कहते हैं स्टूडेंट जेनेटिक डाइवर्सिटी। एज यू नो, डीएनए इज अ लाइफ का ब्लूप्रिंट, और हमारा जो साइज, हमारा जो शेप, हमारा जो कलर, हमारा जो जेनेटिक ट्रेट है वो डिपेंड होते हैं किसकी हेल्प से? डीएनए की हेल्प से। और डीएनए के फ्रेगमेंट ही कहलाते हैं जीन। तो जब जीन के थ्रू डाइवर्सिटी काउंट होती है तो उसको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। परंतु दो स्पीसीज में यदि आप सेपरेट क्लैरिफिकेशन कर पाते हैं, या दो स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो एंटिटी है, जैसे कि यहां हो गया ग्रिफिन और यहां हो गया आपका राइनो, तो ये टू अलग अलग सेपरेट स्पीसीज हो गई। तो टू सेपरेट स्पीसीज के बीच में जब आप क्लियर कट डिफरेंस कर पाते हैं तो इसी को कहते हैं स्टूडेंट स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, सिंगल लाइफ के बीच में डिफरेंस हो तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, यदि टू स्पीसीज के बीच में वेरिएशन हो तो स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और यदि हम नेचुरल हैबिटाट के बेस पे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस देखते हैं कि कुछ जो एनिमल होते हैं वो पोलर रीजन में रहते हैं, वो टुंड्रा में रहते हैं, कुछ जो है वो मैराइन में रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया? इकोसिस्टम पर बेस होते हैं कुछ लाइफ, या इकोसिस्टम ओरिएंटेड भी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो इस तरह से जब इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट हो बायोडाइवर्सिटी, या इकोसिस्टम के बेसिस पर लाइफ को हम डिफरेंशिएट करें, तो फिर वो थर्ड पोजीशन पे कहलाती है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सीधा सीधा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? आंसर है 3। याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी हैज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। अब आप देखिए, आप लोगों ने जियोग्राफी में ये बेसिक तो जरूर देखा होगा कभी ना कभी कि यदि मैं ये अर्थ बनाऊं तो अर्थ में ये जो रीजन होता है ये इक्वेटर होता है। इक्वेटर रीजन पर टेम्परेचर सबसे मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पर रेन जो होता है, फॉल, ये सबसे ज्यादा होता है। और हमेशा आपको याद रखना है एस्पिरेंट, जो इक्वेटर रीजन होता है, ये जो इक्वेटर रीजन होता है ना, 0 डिग्री इक्वेटर रीजन, यहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, रेनिंग ज्यादा होता है। सो दिस इज द आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन होती है ये इक्वेटर या इससे रिलेटेड जो कंट्री होंगी, क्योंकि यहां ये दो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जिस वजह से आइडियल कंडीशन होती है लिविंग ऑब्जेक्ट जो है, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इनका नंबर ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होती है, ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होता है, ज्यादा से ज्यादा ओरिजिन होता है, और जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी होगी, उतनी ज्यादा उनमें वैरायटी होगी। तो सबसे पहली जो चीज आपको याद रखना है वो यही याद रखना है एस्पिरेंट, कि बायोडाइवर्सिटी इज द हाईएस्ट इन विच बायोम। तो ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो इसमें जो ट्रॉपिकल लेवल होता है, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है, यहां सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है, बिकॉज टेम्परेचर और रेनिंग हाई होती है, और ये आइडियल कंडीशन है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ के लिए। तो अब यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहां पर होती है, सबसे ज्यादा लिविंग ऑब्जेक्ट का नंबर और उनमें वैरायटी आपको कहां देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले आप कहेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा है एस्पिरेंट? ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यही है, इक्वेटोरियल रीजन, ये वाला रीजन है, एकदम अर्थ के ठीक बीच में, 0 इक्वेटोरियल।
और यही पड़ता है, यदि आप इसी लाइन के आसपास देखेंगे तो पड़ेगा एक कंट्री जिसका नाम है ब्राजील। तो अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आया तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपसे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि किस कंट्री में सबसे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी है। तो अब चूंकि कंट्री पूछिए तो फिर आंसर आपको करना पड़ेगा ब्राजील। और ब्राजील में ही दरअसल में पाए जाते हैं अमेजन फॉरेस्ट या अमेजन रेन फॉरेस्ट है, इनको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में यहां ट्रीज है कि जो एनवायरमेंट से CO2 लेते होंगे और बदले में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए O2 रिलीज करते होंगे। तो हमारे लंग्स का फंक्शन क्या है, इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सहेल ऑफ CO2। इसी का जस्ट अपोजिट तो ट्री भी कर रहे हैं, अमेजन फॉरेस्ट भी कर रहे हैं, प्लांट भी कर रहे हैं कि CO2 को इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं। इसी वजह से लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं हम अमेजन को, याद रखिएगा। और ये अमेजन जो फॉरेस्ट है ये कहां पाए जाते हैं, ब्राजील में। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पर होती है, तो यहां याद रखेंगे। अच्छा, इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां है, इंटरनेशनल लेवल पर किस कंट्री में है, किस फॉरेस्ट में है, ये आपको पता चल गया। इंडिया में सबसे मैक्सिमम जो बायोडायवर्सिटी है एस्पिरेंट, वो मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र से शुरू होती है और केरला तक। ये जो रीजन को मैंने, शायद आपको ये रीजन नहीं दिख रहा होगा, मैं कलर को थोड़ा और बोल्ड कर रहा हूं। ये जो रीजन दिख रहा है रेड कलर का मार्क कर लिया जिसको मैंने, है ना, ये। तो यहां जो आप ग्रीनी पोर्शन देख रहे हैं जो महाराष्ट्र से शुरू हो रहा है और केरला तक जा रहा है, इसी को दरअसल हम कहता है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी है इंडिया में। अब वेस्टर्न घाट में कोई ना कोई निश्चित रूप में स्टेट तो काउंट होगा, याद रखिएगा इसमें अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अरुणाचल प्रदेश ना भी दे तो आपको सिर्फ वेस्टर्न घाट वर्ड जरूर याद रखना है, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन इंडिया वेयर द मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी सिचुएटेड, आंसर वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट के बाद सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो इंडिया में है ये है ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय में, जिसमें ये 7 सिस्टर वाली कंट्री है ना, अरुणाचल, नागालैंड, सिक्किम, ये वाला रीजन आ जाता है। तो अब कभी आपसे अगर पूछेंगे कि मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, तो आपको कहना है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालय, ये ईस्टर्न हिमालय। और यदि आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे तो वेस्टर्न घाट में ही केरला, और केरला में है स्टूडेंट, आपने कभी ना कभी सुना होगा साइलेंट वैली, साइलेंट वैली। और यदि आप देखेंगे तो यहां उत्तराखंड में ही है वैली ऑफ फ्लावर वैली। तो ये दो चीजें आपको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि फ्लावर ऑफ वैली ये नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी यहां है, और साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो है वो जिस वैली में, उसका नाम है साइलेंट वैली। तो आई थिंक ये बेसिक आपका कंफर्म हुआ होगा। इसी में से क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको रिमेंबर रखना है थारो। नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द टर्म बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज क्वाइंड बाय। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो हॉटस्पॉट है, सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ड वाज गिवन बाय नॉर्मन मायर्स। अभी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वर्ड है क्या, इसको थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको समझाता, फिर आपके माइंड में चीजें एकदम क्लियर होंगी। स्टूडेंट आपने देखा होगा, मान लीजिए ये एक सिटी है, तो सिटी से ही लगा होता है कोई फॉरेस्ट, सिटी से ही कोई ना कोई क्या लगा होता है स्टूडेंट, फॉरेस्ट लगा होता है। सिटी से ही ये फॉरेस्ट है, तो ग्रीन बना दिया मतलब फॉरेस्ट बना दिया। अच्छा, फॉरेस्ट है, इसका सीधा सा मतलब है कि फॉरेस्ट में क्या होंगे स्टूडेंट, ये ज्यादा होंगे, प्लांट का नंबर ज्यादा होगा, एनिमल का नंबर भी ज्यादा होगा। तो फॉरेस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया, ये दो चीजें ज्यादा होंगे, प्लांट ज्यादा होंगे, एनिमल ज्यादा होंगे। ठीक है, अब सुनिए मुद्दे की चीज। सिटी में ओवर पॉपुलेशन हो रही है, सिटी में लगातार जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब ओवर पॉपुलेशन। और ओवर पॉपुलेशन की वजह से सिटी के लोग जो ज्यादा आ रहे हैं उनके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियां बनानी होंगी, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा,
और ज्यादा से ज्यादा हमको अर्बनाइजेशन करना होगा। तो अर्बनाइजेशन के लिए हमको होम बनाने होंगे, न्यू जो कॉलोनी बनानी होंगी, तो हम किसको कट करके बनाएंगे? फॉरेस्ट को कट करके ही तो न्यू कॉलोनी बनेगी, मतलब अर्बनाइजेशन होगा। और इसी तरह से जब न्यू जो पॉपुलेशन आ रही है उसको नए नए रिसोर्सेस चाहिए होंगे, वो नए रिसोर्सेस कहां से मिलेंगे? जब हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगाएंगे। तो कहने का सीधा सा मतलब है ओवर पॉपुलेशन पहली प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरी प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन। इन तीनों मेजर प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए मैंने इनको रेड कलर में लिया है, इन्हीं तीनों मेजर प्रॉब्लम की वजह से जो फॉरेस्ट अभी ग्रीनरी में है, जहां नंबर अभी ज्यादा है, धीरे धीरे ये इनका नंबर जो है वो क्या होता चला जाएगा? धीरे धीरे इनका नंबर कम होता चला जाएगा। इस वजह से वैरायटी भी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ऐसे रीजन ये नॉर्मन मायर्स कह रहे हैं 1988 में, 1988 मेरा बर्थ है स्टूडेंट, 29 फेब को मेरा बर्थ है। उसी ईयर में नॉर्मन मायर्स ने कहा था कि जहां पर भी सिटी है उसके नजदीक जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में आज भले ही बायोडायवर्सिटी ज्यादा है, मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट का नंबर ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर में इन तीन एक्टिविटी की वजह से, कौन सी तीन एक्टिविटी? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन की वजह से ऑब्वियसली सी बात है ये फॉरेस्ट कट किए जाएंगे, और जब फॉरेस्ट कट होंगे तो नंबर भी कम होगा, बायोडायवर्सिटी भी कम होगी, मतलब वैरायटी भी कम होगी। तो ऐसे एरिया जहां आज बायोडायवर्सिटी ज्यादा है लेकिन फ्यूचर में वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए इनको कहा हॉट स्पॉट। इंडिया में टोटल 4 मेजर हॉट स्पॉट कंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन का मैं आपको बेसिक बता दूं थोड़ा सा स्टूडेंट, तो आपको हमेशा याद रखना है कि द टर्म बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट वाज गिवन बाय नॉर्मन मायर्स इन 1988, ये याद रखना है। हॉट स्पॉट और बायोडायवर्सिटी जो है वो ऐसे रीजन होते हैं जो रिच होते हैं एंडेमिक स्पीसीज से। यहां एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच इज डायरेक्टली फाउंड इन द फॉरेस्ट, जस्ट लाइक प्लांट, जस्ट लाइक वाइल्ड लाइफ एनिमल, है ना। तो रिच होती है स्पीसीज से, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो रिच बायोडायवर्सिटी है वो कुछ टाइम में लेस हो जाएगी, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में जीरो भी हो जाए, जंगल ही देखने को ना मिले हमको। ये कहलाते हैं हॉट स्पॉट। तो पूरे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट इंडिया की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये 4 जगह को मेजर हॉट स्पॉट कंसीडर किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉट स्पॉट का मतलब है जहां बायोडायवर्सिटी आज ज्यादा है, लिविंग ऑब्जेक्ट का नंबर ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर में ओवर पॉपुलेशन की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, और जो फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट की लाइफ है या फॉरेस्ट है, यहां कुछ नहीं होगा। यहां कंक्रीट की केवल क्या होंगे? कंक्रीट की ही केवल बिल्डिंग्स होंगी। तो ये जो 4 हॉट स्पॉट इंडिया में है इनको आपको याद रखना है। इसमें से जो 4 मेजर हॉट स्पॉट हैं, यदि आप इनको देखेंगे कि कौन कौन से वो 4 मेजर हॉट स्पॉट है जहां अभी बायोडायवर्सिटी है लेकिन फ्यूचर में वहां कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन होगा, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी होगी। तो उसमें सबसे पहला ये वो पॉइंट है ईस्टर्न हिमालय, जहां आज इंडिया में बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई ये चीज कि सबसे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी कहां पर है इंडिया में। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र से शुरू होकर केरला तक जाता है। तो वेस्टर्न घाट, यहां पर भी बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन ये दोनों के दोनों रीजन जहां बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा है, ये फ्यूचर में यहां बायोडायवर्सिटी कम होगी अगर गवर्नमेंट ने इनको प्रिजर्व नहीं किया, गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, अच्छा। इसके बाद इंडो बर्मा, ये बर्मा जो है ये 1935 के एक्ट से दरअसल में हमसे अलग हुआ था म्यांमार, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल लाइट ये मानती है कि इंडो और बर्मा ये दरअसल में हमारा ही रीजन है।
तो यहां ये तीसरा हॉट स्पॉट है इंडो बर्मा, और फोर्थ जो है सुंडरलैंड, इसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड है कि आज यहां बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन फॉर फ्यूचर में यहां क्या होगा, हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर उतना ना हो जितना होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि वो कौन कौन से रीजन है जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, वो कौन कौन से रीजन है जिस वजह से फॉरेस्ट कट किए जा रहे हैं, वो कौन कौन से रीजन है जिस वजह से फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो एनिमल है, मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल, और फॉरेस्ट के जो प्लांट हैं उनको बहुत तेजी से कट किया जा रहा है। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी लॉस के जब हम रीजन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो पॉइंट है वही सबसे बड़ा पॉइंट है ह्यूमन एक्टिविटी, जस्ट लाइक फॉरेस्ट्रेशन, माफी चाहता हूं, जस्ट लाइक डिफॉरेस्ट्रेशन। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप जंगलों को कट करेंगे, और जंगलों को कट करने का रीजन क्या निकल के आता है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री लगानी है, आपको सिटी बनानी है, तो यही सबसे मेन रीजन है स्टूडेंट बायोडाइवर्सिटी लॉस का। दूसरा पॉइंट है लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटाट। जैसे आप मेरे को एक बार बताइए स्टूडेंट, ये जितने भी आप ये देख रहे हैं वर्ल्ड लाइफ एनिमल, इन सब का हैबिटाट क्या है, फॉरेस्ट। और जैसे ही आपने फॉरेस्ट को कट किया, जंगलों में जो फॉरेस्ट में जो प्लांट है उनको आपने कट किया, तो इनका आपने जो वर्ल्ड लाइफ एनिमल है इनका हैबिटाट भी छीन लिया, इनसे आपने फूड भी छीन लिया, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो हैबिटाट भी देते हैं इन्हें और फूड भी अवेलेबल कराते हैं। और जैसे ही आपने फॉरेस्ट को कट किया, हैबिटाट भी इनका छिन गया, इनका फूड भी छिन गया, फिर यही बेचारे इधर इधर उधर इधर घूमेंगे, निश्चित रूप में कुछ गाड़ियों के नीचे आ जाएंगे, कुछ जो है शिकारियों द्वारा, पोचर्स के द्वारा जो है वो क्या कर लिए जाएंगे, हंट कर लिए जाएंगे, और इस तरह से खत्म हो जाएगी कहानी। मतलब जो फॉरेस्ट है वो साइट है फूड की, और वो साइट है दरअसल में हैबिटाट की। तो जब भी आप फॉरेस्ट कट करते हैं तो बेचारे क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, और इस तरह से वर्ल्ड लाइफ एनिमल जो है वो बहुत सारे मारे जाते हैं। मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है वो लेस हो जाती है या काफी कम हो जाती है। इसी तरह से है ओवर हंटिंग और पोचिंग द स्पीसीज। ओवर हंटिंग का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हंटिंग दरअसल में ऐसी प्रोसेस है जिससे वर्ल्ड लाइफ एनिमल, मतलब एनिमल का नंबर कम हो रहा है, मतलब एनिमल बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। इसी तरह से एक मेडिसिन है जिसका नाम आपको याद रखना है स्टूडेंट, डाइक्लोफेनेक सोडियम, एनाल्जेसिक मेडिसिन है। और ये एनाल्जेसिक मेडिसिन डाइक्लोफेनेक सोडियम ये हर्बीवोरस एनिमल को दी जाती है जब वो पेन में होते हैं, और जैसे ही वो हर्बीवोरस एनिमल मर जाते हैं तब उनको सिटी से बाहर छोड़ दिया जाता है। फिर वल्चर वगैरह जो है उनके मीट को या मांस को, जो एनिमल डेड है उसको खाते हैं। तो उसी मीट या उसी मसल्स में यदि डाइक्लोफेनेक सोडियम 0.1% भी रहा उस हर्बीवोरस एनिमल के अंदर, और अगर वही इनके अंदर वॉल्चर के अंदर चला गया, तो निश्चित रूप में इनकी डेथ हो जाएगी 30 डेज के अराउंड। तो आजकल ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो कौन सी मेडिसिन है एनाल्जेसिक जिसकी वजह से वॉल्चर का बायोडाइवर्सिटी या इनका नंबर बहुत कम हुआ है। आंसर है डाइक्लोफेनेक सोडियम। इसी तरह से आपने देखा होगा स्पैरो आजकल गायब सी हो गई हैं, उसके लिए मोबाइल रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल बताए जाते हैं। हालांकि ये कितनी रियलिटी है ये मैं आप पे छोड़ता हूं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको याद रखना। और सबसे लास्ट में पोल्यूशन भी दरअसल में बायोडाइवर्सिटी के नंबर को, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की काउंटिंग को कम करता है या उनके नंबर को लेस करने में हेल्प करता है। सो दीज आर द मेजर पॉइंट बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एस्पिरेंट को पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि टेक्निकल में आपको क्वेश्चन 101% यहां से इसलिए आएगा क्योंकि आज के टाइम पे हम डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, आज के समय पे ओवर पॉपुलेशन हो रही है, इसलिए आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अर्बनाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। और इस वजह से जो फॉरेस्ट है या बायोडाइवर्सिटी है उसका नंबर हम बहुत कम करते जा रहे हैं। तो कौन कौन से वो प्रोसीजर है, कौन कौन सी वो टेक्निक है जिनके जरिए हम बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को हम रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो 2 मेथड हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी इनको पढ़ा होगा कि बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की 2 मेथड हैं स्टूडेंट। सबसे पहली मेथड है इन सीटू कंजर्वेशन।
ये इन सीटू कंजर्वेशन है। और दूसरी मेथड है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन यही आएगा कि इन सीटू मेथड में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, एक्स सीटू मेथड में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा दूं इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है। जैसे स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं, ये एक गधा देख रहे हैं, मतलब डोंकी है, और ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में पाया जाता है इसलिए इसको डेजर्ट डोंकी कहते हैं, रेगिस्तानी गधा। तो रेगिस्तानी गधा राजस्थान में इनका नंबर ज्यादा है, लेकिन किसी कारण से, चाहे वो पोचिंग रीजन हो, चाहे वहां का क्लाइमेट रीजन हो, चाहे वहां पर दूसरी स्पीसीज का अटैक हो, तो इनका नंबर जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर फॉरेस्ट डोंकी का नंबर कम हो रहा है राजस्थान के फॉरेस्ट में, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, इनका नंबर कम हो रहा है। तो जिस ऑर्गेनिज्म का नंबर जहां कम हो रहा है, जहां उनकी वैरायटी कम हो रही है, जहां उनकी बायोडायवर्सिटी कम हो रही है, अगर वहीं उसी जगह जहां उनके साथ में ज्यादती हो रही है, उसी जगह अगर उनको हम प्रोटेक्ट करें, उनके लिए हम आर्टिफिशियल हैबिटाट बनाएं, या उनके लिए हम जो नेचुरल उनका हैबिटाट है उसी को प्रोटेक्ट कर दें, वहीं उसी जगह पे जहां उनका नंबर कम हो रहा है वहीं उनके लिए फूड का अरेंजमेंट कर दें, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जहां जो स्पीसीज एंडेंजर्ड है, जहां जो स्पीसीज थ्रेटेंड है, वहीं हम उनको प्रोटेक्शन दें, मतलब हैबिटाट दें और उनको फूड अवेलेबल कराएं। यहां पर कंजर्वेशन का मतलब, जब भी आप इन सीटू में ये वर्ड सुनते हैं एस्पिरेंट, जब भी आप इन सीटू में ये वर्ड सुनते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये आई है, ये एन है, ये एस, ये है, ये इन सीटू। तो इन सीटू में ये कंजर्वेशन का मतलब ही होता है, याद रखिएगा क्या मतलब होता है कंजर्वेशन का, हैबिटाट अवेलेबल कराना, और दूसरी चीज फूड अवेलेबल कराना। कहां? नेचुरल हैबिटाट में, जहां है वो वहीं। और इसके लिए तीन दरअसल में एग्जाम्पल बनाए गए हैं। ये तीन इन सीटू कंजर्वेशन के लिए मेथड है हमारे पास। सबसे पहले हम नेशनल पार्क बना सकते हैं, दूसरी चीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, और थर्ड वन है बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये तीन जो है ये इन सीटू मेथड है। तो जब भी आप इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 106 नेशनल पार्क हैं, 656 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का नंबर अभी भी 18 है, और बायोस्फीयर रिजर्व वर्ड एडवर्ड स्वियस ने दिया था। अब आप कंफ्यूज होंगे, हॉटस्पॉट वर्ड किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने। और बायोस्फीयर रिजर्व वर्ड किसने दिया था? एडवर्ड स्वियस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टेक्निकल एग्जामिनेशंस, याद रहेगा। तो जब भी आप लाइफ में सुनते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इन सीटू कंजर्वेशन है। वहां जो स्पीसीज एंडेंजर्ड थी, जो स्पीसीज थ्रेटेंड थी, उसको वहीं हमने प्रोटेक्शन दिया है, वहीं हमने प्रोटेक्शन दिया है। ये तीन चीजों को हम ड्रॉ करके, और इसमें मैंने एक अलग से चीज लिखी है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनमें ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को की हेल्प से ड्रॉ किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी, सबसे लास्ट 18वां नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना, एमपी, जहां से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं अभी, है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18 वाला कहां है? पन्ना में, और पहला वाला कहां है? नीलगिरी में, है ना। तो याद रखिएगा ये यूनेस्को दरअसल में मार्क करता है उस लैंड को, तभी बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी हम देते हैं। और एक प्रोग्राम चला है जिसको हम कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1971 में। तो आज के टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है यूनेस्को, और एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। यही दो जो है ये किसी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व काउंट करना है कि नहीं करना है, इंपॉर्टेंट गाइडलाइन देते हैं। अब मैंने यहां भी क्वेश्चन आपके ऐड कर दिए हैं एस्पिरेंट। कैसे ऐड कर दिए हैं आपको देखिए। यूनेस्को जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ है? 16 नवंबर 1945 को, याद रहेगा ये चीज। और MAB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है? 1971 को। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट आपने जू देखे होंगे,
जू का मतलब ये होता है कि जनरली वर्ल्ड लाइफ एनिमल जो होते हैं ये कहां होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जू में भी वर्ल्ड लाइफ एनिमल है, मतलब कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से इनको कहां लाया गया है, जू में लाया गया है। तो जब हम किसी वर्ल्ड लाइफ एनिमल को उसके पर्टिकुलर नेचुरल हैबिटाट में प्रोटेक्शन ना देकर उसको कहीं दूर ले जाकर हम क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उसके लिए फूड अवेलेबल कराते हैं, उसके लिए आर्टिफिशियल होम बनाते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। मतलब एक्स सीटू कंजर्वेशन जो है ये आर्टिफिशियली होम कहलाएगा, और जो इन सीटू कंजर्वेशन है ये नेचुरल हैबिटाट है, मतलब ये नेचुरल होम है। ऐसा तो इसमें आते हैं बॉटनिकल गार्डन, जू, सीड बैंक और जीन बैंक, और इसी में क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह भी मेथड आ जाती है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जब हम एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज को उसी जगह पर जहां पर वो पाई जाती हैं, जिस जगह पर हैं, वहां प्रोटेक्शन ना देकर कहीं दूर ले जाकर या बायोटेक्नोलॉजी की लैब में या जू में इस तरह से प्रोटेक्शन हम देंगे, तो याद रखिएगा इसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। और एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम दूसरी जगह ले जाते हैं, दूसरा क्लाइमेट होता है, दूसरी होम आर्टिफिशियल बनाते हैं, दूसरी जगह फूड अवेलेबल कराया जाता है। इसी वजह से हम इसको एक्स सीटू कंजर्वेशन को हम आर्टिफिशियल होम एनिमल भी कहते हैं। याद रहेगा ये चीज? तो आपको जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट वो यहीं से आएगा कि इन सीटू में क्या आता है, एक्स सीटू में क्या आता है। तो ये आपको प्लीज प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। नाउ नेक्स्ट, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट जो अभी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, मतलब ये करंट के फैक्ट है और बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड फैक्ट है। तो प्लीज अब इनका मैं क्वेश्चन बनाता तो बहुत टाइम लग जाता, मैं सीधे सीधे बायोडायवर्सिटी के कुछ फैक्ट आपको बता रहा हूं जिनको आपको सीधे सीधे क्लियर रखना है, और आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके क्वेश्चन इसी में से इजी आपकी राडार में आ जाएंगे, है ना। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले रामसर कन्वेक्शन जो हुआ था ये वेटलैंड को बचाने के लिए हुआ था। अब ये वेटलैंड क्या है स्टूडेंट? वेटलैंड दरअसल में वो साइट है जहां बायोडायवर्सिटी होती है। जैसे आपने जनरली देखा होगा रिवर के किनारे या लेक के किनारे जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, वो वेट होती है, और वेट सॉइल जो है वहां जो प्लांट है, वहां जो एनिमल है वो बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। मतलब वेटलैंड भी वो साइट है जहां बायोडायवर्सिटी जो है फास्टली ग्रो अप होती है। तो इसीलिए ईरान में, अच्छे से देखिएगा ये वर्ड लिखा हुआ है, ईरान में इस पर्टिकुलर डेट को, किस पर्टिकुलर डेट को, 2 Feb 1971 को ईरान में बहुत सारे कंट्रीज के लोग आए, है ना, और उन्होंने रामसर साइट्स बनाने का निर्णय लिया कि जहां जहां रामसर साइट्स होंगी उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि रामसर साइट्स का मतलब ये होता है वेटलैंड एरिया, और वेटलैंड एरिया बायोडायवर्सिटी के ग्रोथ के हिसाब से बहुत बेहतर माने जाते हैं। तो जैसे इंडिया में चिल्का लेक और उसका नियरेस्ट जो एरिया है ये वेटलैंड पहला एरिया था। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए रामसर कन्वेक्शन कब आया था? 2 Feb 1971 में ईरान में सबसे पहला इसका क्या हुआ था, ये सेशन हुआ था। और जो 2 Feb है ईच एंड एवरी ईयर इसे वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जो कन्वेक्शन है ये कब हुआ था? तो निश्चित रूप में 2 Feb को हुआ था, और किसको बचाने के लिए था, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था? तो स्टूडेंट वो हुआ था वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, इंडिया जो है इसने रामसर कन्वेक्शन में साइन किए थे 1 Feb 1982 को। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंडिया ने रामसर साइट में अपने को कब रजिस्टर्ड किया, कब साइन किया? आंसर है 1982। लेकिन डेट देख लीजिए, 2 Feb है कि 1 Feb है? 1 Feb। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो है वो किस ग्रुप में मिलेगी आपको? तो सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी है वो जिस क्लास में देखने को मिलेगी उस क्लास का नाम है इंसेक्टा, और इंसेक्टा क्लास जिस फाइलम में आती है उसे हम कहते हैं ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा हैव मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इन एनिमल फाइलम। सबसे ज्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो कहां मिलेगा आपको देखने को? ऑर्थोपोडा फाइलम में।
या इंसेक्टा में। इसी में अगला है कि जो डिफॉरेस्ट्रेशन है, ये जो डिफॉरेस्ट्रेशन है यही दरअसल में मेन रीजन है बायोडायवर्सिटी लॉस का। लेकिन डिफॉरेस्ट्रेशन करता कौन है बेटा? सो डिफॉरेस्ट्रेशन करता ह्यूमंस फॉर द पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर द पर्पस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डिफॉरेस्ट्रेशन ह्यूमन सबसे ज्यादा करता है और बायोडायवर्सिटी लॉस का यही सबसे सुप्रीम, यही सबसे मेन रीजन है। तो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट, जब भी हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो वो इन सीटू मेथड का एग्जांपल है। तो वर्ल्ड फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सो वर्ल्ड का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नीलगिरी है। कब यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया था? 1986 को। और 18th नंबर का है एमपी का पन्ना, ये थोड़ा याद रखना है। और अभी गवर्नमेंट ने यहीं के जो हीरे हैं, पन्ना से हीरे निकाले जाते हैं, एमपी में ओनली प्लेस जहां से डायमंड निकाला जाता है, इनको जीआई टैग देने की बात की जा रही है अभी। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद की स्टोन स्पीसीज, इसको थोड़ा समझ लीजिए। की स्टोन स्पीसीज वो होती है जो दूसरी और पॉपुलेशन के नंबर को कंट्रोल रखती है। जैसे टाइगर के किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में आ जाने से रैबिट और डियर का नंबर वहां मैक्सिमम नहीं होता है, क्योंकि रैबिट और डियर का मैक्सिमम नंबर होने से ये वहां की ग्रीनरी को चट कर जाएंगे। मतलब आप 2 मिनट के लिए खुद इमेजिन कीजिए स्टूडेंट, यदि डियर का और रैबिट का नंबर ज्यादा हो किसी टेरिटरी में और वहां इस तरह की चीजें ना हो, टाइगर लाइन वगैरह ना हो, है ना, वुल्फ वगैरह ना हो, तो क्या होगा? ये डियर है और जो मैंने आपको बताया रैबिट, ये कुछ ही समय में जो ग्रीनरी है उसको खाकर क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। तो नेचर में लाइफ को बैलेंस करने के लिए दरअसल में एक की स्टोन स्पीसीज के रूप में यहां चुना है टाइगर को। तो टाइगर को यदि हम इस तरह से भेजते हैं तो कभी भी वहां डियर का और रैबिट का नंबर ओवर नहीं हो पाता है, मतलब कांस्टेंट बना रहता है। तो याद रखिएगा ये चीज, की स्टोन स्पीसीज का एग्जांपल कौन है? टाइगर। और इससे बायोडायवर्सिटी क्या होती है? कंट्रोल्ड रहती है। और टाइगर डे हम कब मनाते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा 29 जुलाई को। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? कैलाश सांखला जी को कहते हैं। वहीं अब गवर्नमेंट लायन डे भी प्रमोट कर रही है, 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो दरअसल में कहानी यह है स्टूडेंट कि जो बिग 5 कैट फैमिली है, जैसे कि आप लोगों देखेंगे कि आजकल जैसे 2023 में गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को स्टार्ट किया। इसमें जो 5 मेजर बिग कैट हैं उनको प्रोटेक्शन देना था, जिसमें लाइन आ जाएगा, जिसमें टाइगर आ जाएगा, जिसमें हिमालयन पैंथर आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल 5 बिग कैट फैमिली के मेंबर हैं जिनको प्रोटेक्शन देना है। और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रोग्राम 23rd से स्टार्ट हुआ। अब क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि 50 एनिवर्सरी थी प्रोजेक्ट टाइगर की। तो दरअसल में फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये शुरू हुआ था, ये प्रोजेक्ट 1973 को, और वो भी 1 अप्रैल को। कहां से शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड से। याद रहेगा ये चीज। तो फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट इन इंडिया 1 अप्रैल 1973 को जो है वो स्टार्ट हुआ है। और इसी की 50 एनिवर्सरी थी 23rd में। देखिए यहां से यहां पहुंचेंगे तो 50 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो 50 एनिवर्सरी थी। तो इसीलिए ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रोग्राम को शुरू किया गया। इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 अक्टूबर 1948 को बनी, यही पब्लिश करती है रेड डाटा बुक, जो थ्रेटेंडेड और एंडेंजर्ड स्पीसीज के नंबर को इंटरनेशनली और नेशनली बताने की कोशिश करती है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट आप लोग ये चीज कि रेड डाटा बुक जो है उसको कौन पब्लिश करता है? IUCN, है ना। IUCN का फुल फॉर्म आपको पता होगा, नहीं पता हो तो जरूर देखिएगा। 5 अक्टूबर को 1948 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था और इसका यही है कि जो थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीसीज है उनको रेड डाटा बुक के माध्यम से पूरी दुनिया में
बताने की कोशिश करना। तो रेड डाटा बुक में यदि कोई स्पीसीज एंडेंजर्ड है तो उसको पिंकिश पेजों में दिखाया जाता है, और जैसे ही कुछ टाइम पे उस कंट्री में वो एंडेंजर्ड स्पीसीज नॉर्मल रेंज में लौट कर आ जाती है या उनका नंबर फुलफिल होने लगता है, उनका जो नंबर है वो ग्रो अप होने लगता है, तो फिर क्या कर दिया जाता है, उनको ग्रीन पेजेस में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, रेड डाटा बुक में एंडेंजर्ड स्पीसीज पिंकिश पेज में होती है, और जब इनका नंबर इंक्रीज होगा तो फिर उसको ग्रीन पेजों में शिफ्ट कर दिया जाता है। इंडिया के 4 मेजर हॉटस्पॉट में से 2 तो वही है जहां आज के टाइम पे सबसे मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी है, मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, और इनके अलावा इंडो बर्मा रीजन, और सबसे लास्ट में है सुंडालैंड जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं। लीजिए स्टूडेंट, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जिसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, बिल्कुल आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे ही मिलेंगे एस्पिरेंट। और कौन कौन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, तो आप खुद देख लीजिए। सबसे पहले हमने, ये हमारा सिलेबस है एनवायरमेंटल स्टडीज, इसमें हमने बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन ये कंप्लीट किया है, ये पहली चीज हमने कंप्लीट करी एस्पिरेंट। अब बारी है दूसरे सेगमेंट को कंप्लीट करने की, तो मैं इसी में अब जो सेगमेंट शुरू कर रहा हूं, जैसे आप देख भी रहे होंगे, एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये आज के टाइम पे ये कौन कौन से सोशल इश्यूज हैं या कौन कौन से एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जिनके बारे में काफी ज्यादा लाइमलाइट है, काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में चीजें चर्चा में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं एस्पिरेंट, और जो सेकंड टॉपिक है हमारा वो है एनवायरमेंटल इश्यूज। तो एनवायरमेंटल इश्यूज में हम सीधे सीधे जो भी इश्यूज होगा उसी से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनेंगे हम स्टार्ट करेंगे वहीं से। जैसे सबसे पहले जो रेड कलर में देख रहे हैं, आज के टाइम का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इश्यूज है, सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इश्यूज। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एसिड रेन की। क्या होता है एसिड रेन, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूं तो आपको चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे, देखिए जब भी हम एसिड रेन की बात करते हैं तो जिन कंट्रीज में, पहले आप समझ लीजिए फिर उसके बाद ये चीजें बिल्कुल बच्चों जैसी लगेंगी, जिन कंट्रीज में इंडस्ट्री ज्यादा है वहां ये चीज फैक्ट्रियों में ज्यादा बर्न होती है, और जब कोल ज्यादा बर्न होता है, कोल ज्यादा बर्न होता है तो एक गैस रिलीज होती है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। मतलब कोल के इग्निशन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, काफी लाइट वेट गैस होती है, जिस वजह से ये एनवायरमेंट की मॉइस्चर से रिएक्ट करती है, और जैसे ही एनवायरमेंट के मॉइस्चर से मतलब वाटर कंटेंट से रिएक्शन करती है, ये एक एसिड बनाती है, इसका नाम है H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और यही सल्फ्यूरिक एसिड जब ड्रॉपलेट के फॉर्म में अर्थ में फॉल डाउन होता है, यही एसिड ड्रॉपलेट के फॉर्म में, मैं यहां लिख दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट के फॉर्म में जब फॉल डाउन होता है तो इसे ही कहते हैं स्टूडेंट एसिड रेन। सेम यही चीज एसिड रेन कहलाती है। सेम इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक सेकंड कॉन्सेप्ट की, यहां जो मेरे को मेन वर्ड चाहिए मैं पहले इसको क्लियर कर दे रहा हूं, ये चीज और ये चीज। अच्छा, अब चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट पे, जहां ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा है का मतलब स्टूडेंट जहां व्हीकल का नंबर ज्यादा है। तो जहां व्हीकल्स का नंबर ज्यादा है वहां व्हीकल्स में डीजल और पेट्रोल के बर्न होने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा रिलीज होते हैं,
और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं क्योंकि काफी हल्के होते हैं, और फिर एक एसिड बनाते हैं जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड भी ड्रॉपलेट के फॉर्म में फॉलन डाउन होता है अर्थ की सरफेस पे। लीजिए, इस प्रोसीजर को या इस सोशल इशू को कहते हैं हम एसिड रेन। तो आपसे अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा एसिड रेन का रीजन क्या है, तो एसिड रेन का रीजन है ये दो एयर पॉल्यूटेंट्स। और ये दोनों के दोनों एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं इनको हम कहते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, और यही है एसिड रेन के रीजन। So primary air pollutants, sulfur dioxide and nitrogen oxide are the main cause for acid rain. But अगर कोई आपसे पूछे कि which acid are responsible for the purpose of acid rain, so the next move sulfuric acid and nitric acid. These are the two acid which is directly responsible for acid rain. तो जो पहला सबसे क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्पस ऑफ एसिड रेन, बट दीज आर प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स, याद रखिएगा। लेकिन कोई आपसे पूछे कि विच एसिड रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो सल्फर डाइऑक्साइड की हेल्प से सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की हेल्प से नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, और इस तरह से ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, अब एसिड रेन में जब वाटर ऊपर से गिरता है तो 5.6 पीएच वैल्यू होती है उस वाटर की। जैसे नॉर्मली अभी वाटर गिरता है हमारे ऊपर तो उसका पीएच 7 होता है, लेकिन एनवायरमेंट की इम्प्योरिटीज के साथ में अगर हम उसे काउंट भी कर लें तो उसका पीएच लेस देन 7 होगा, है ना, मतलब 6.8 6.7 होगा अगर एनवायरमेंट की इम्प्योरिटीज भी आ जाती है उसमें। लेकिन वहीं अगर एसिडिक वाटर अगर गिर रहा है, जिसे हम एसिड रेन कहेंगे, तो उस वाटर का पीएच इतना होना चाहिए 5.6 या इससे बिलो होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन है स्टूडेंट जिनको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो याद करिए, जब 5.6 पीएच का एसिड रेन वाला वाटर नॉर्मल एक्वेटिक सोर्स में जाएगा तो जो नॉर्मल एक्वेटिक रीजन की जो फिशेस हैं, जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जो 7 पीएच पर रहने के आदी हैं, इतने हैवी एसिडिक वाटर की वजह से, इतने हैवी एसिडिक वाटर की वजह से, 5.6 पीएच के वाटर की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है लेक की और पॉन्ड्स की, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए एसिड रेन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है किलर लेक या लेक किलर, लेक को किल करने वाला। तो लेक में एक्वेटिक एनिमल्स दरअसल में किल हो जाते हैं एक्सेसिव पीएच कंसंट्रेशन की वजह से। इस वजह से एसिड रेन को ये सिनोनिम मिला है, ये टाइटल मिला है। तो पहला क्वेश्चन कि कौन सी मेजर इशू या कौन सा मेजर प्रॉब्लम जो है ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, लेक किलर कहलाता है। आंसर है एसिड रेन। नाउ सेकंड वन, 5.6 पीएच की जो रेनिंग है, यदि ये मार्बल जो रॉक होते हैं या संगमरमर जो होते हैं उनके ऊपर यदि फॉलन डाउन होती है, तो आप देखिए ये संगमरमर का स्टैचू है, तो संगमरमर का स्टैचू किस तरह से डिसइंटीग्रेट हो चुका है। तो यदि एसिड रेन की वजह से कोई स्टैचू, स्पेशली संगमरमर का, जिसका फॉर्मूला होगा कैल्शियम कार्बोनेट और ऊपर से एसिड गिर रहा है H2SO4 या HNO3, तो अगर मार्बल स्टैचू विल बी इंडेंजर्ड या मार्बल स्टैचू विल बी डिग्रेडेड बाय एसिड रेन, तो फिर हम इसे एक वर्ड यूज करते हैं स्टूडेंट, स्टोन लेप्रोसी। याद रखिएगा, अगर एसिड रेन की वजह से अगर कोई स्टैचू डिस्टर्ब हुआ है, डिसइंटीग्रेट हुआ है, तो फिर कौन सी वर्डिंग यूज की जाती है, स्टोन लेप्रोसी। तो स्टोन लेप्रोसी जो है उसका रिलेशन किससे है, एसिड रेन से है। बट अगर जो आपने जनरली ताजमहल को देखा होगा, एज यू नो टू सी यू द ताजमहल विच इज व्हाइट इन कलर,
लेकिन जैसे एसिड रेन गिरती है तो ताजमहल जो है उसका कलर व्हाइट से स्लाइटली येलोइश होने लगता है। इसे कहते हैं मार्बल कैंसर। तो याद रखिएगा, ताजमहल अफेक्टेड होता है, उसका कलर जो है वो व्हाइट से स्लाइटली कैसा होने लगता है, येलोइश कलर होने लगता है। इसे मार्बल कैंसर कहते हैं। सो मार्बल कैंसर, स्टोन लेप्रोसी आर द इंपैक्ट ऑफ एसिड रेन इन रेस्पेक्टेबल दीज पर्टिकुलर टू साइट्स। और एक लेक किलर तो आपसे बन ही जाना है। तो लीजिए स्टूडेंट, द फर्स्ट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड वन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है ये सेकेंड मोस्ट डेंजरस जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन फैक्टर है, या सेकेंड मेजर सोशल इशू है एनवायरमेंट का, जो इस टाइम पे काफी लाइमलाइट में है। एक एक करके इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में कहां होती है? तो एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती है स्प्रेड, उसी में से एक होता है स्ट्रेटोस्फीयर। आपने पढ़ा होगा ये चीज। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, ये ट्रोपोस्फीयर फर्स्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर। और स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है वो 18 से 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड होता है, मतलब उसकी हाइट होती है। और इसी रेंज में 20 से 35 किलोमीटर के बीच में, मतलब 15 किलोमीटर विड्थ की 15 किलोमीटर विड्थ की ओजोन लेयर होती है। और ओजोन लेयर की जो विड्थ होती है, जो मोटाई होती है, उसको डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। तो ओजोन लेयर विल बी मेजर्ड इन विच यूनिट? डॉप्सन। पढ़ा होगा ये चीज आपने। तो सबसे पहले ओजोन किस लेयर जो है वो किस में पाई जाती है? एटमॉस्फेयर के किस सेगमेंट में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर की रेंज क्या होती है देख लीजिए। और इस स्ट्रेटोस्फीयर की रेंज में रियल में कहां पाई जाती है? तो 20 से 35 के बीच, मतलब 15 किलोमीटर विड्थ होती है ओजोन की, सबसे डेंस स्ट्रेटोस्फीयर में। तो पहला तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से सुनेगा, 1985 में एक पर्सन है जिसका नाम है जोसेफ फोरमैन। ये एक ब्रिटिश एनवायरमेंटोलॉजिस्ट है, या एनवायरमेंट फ्रेंडली एक पर्सन है। तो अब ब्रिटिश पर्सन नेम जोसेफ फोरमैन वाज कंफर्म कि फ्रिजों से एक गैस निकलती है, द नेम इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैं यहां नाम लिख दे रहा हूं, CF2Cl2। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी रियलिटी में क्लोरीन वो गैस है जो स्ट्रेटोस्फीयर में, जो ओजोन लेयर है उसके विड्थ को या उसकी मोटाई को धीरे 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 ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज करती है। तो जब ओजोन की विड्थ ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, इसे कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। याद रखिएगा। और अगर टाइम होता तो मैं और डिटेल से पढ़ाता कि 320 डॉप्सन नॉर्मल दरअसल में रेंज होती है ओजोन के विड्थ की, और ओजोन होल विल बी कंसीडर्ड इन 220 डॉप्सन के साथ में। तो 320 यदि विड्थ है तो नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है ओजोन की लेयर में। लेकिन जैसे ही ओजोन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर 220 डॉप्सन आता है, इसी को बोलना स्टार्ट कर देते हैं ओजोन होल या ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है वो सबसे पहले बताया था किस पर्सन ने? जोसेफ फोरमैन ने, जो ब्रिटिश यूके के साइंटिस्ट थे, ये यूके मतलब ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने ही कंफर्म किया था कि ओजोन डिप्लीशन का जो मेन रीजन है वो फ्रीऑन गैस है। ये वही फ्रीऑन गैस है जो रेफ्रिजरेटर में और एसी में एज अ कूलिंग एजेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। याद रहेगा ये चीज, ये कूलिंग एजेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। लेकिन आपसे यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब फ्रीऑन गैस में रियल में वो कौन सी गैस है जो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर है क्लोरीन गैस। ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन को हार्म करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिसइंटीग्रेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन
लेयर जो काफी जिसकी विड्थ मोटी होती है उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करके ओजोन होल जैसी प्रॉब्लम कॉज करते हैं। मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का ही मतलब होता है जो ओजोन होल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओजोन डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे सब्सटेंस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहलाते हैं। तो कौन कौन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है? आंसर है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, फ्रियोन गैस। आज के टाइम पे ये सबसे मैक्सिमम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में काउंट हो रहा है। फिर मिथाइल क्लोरोफॉर्म, फिर हैलोन्स, फिर मेफ्रॉन्स, इस तरह से। तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की लिस्ट बहुत लंबी है, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि विच इज नॉट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो फिर आपको पता होने चाहिए। और इसी तरह से कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं कि अगर हम इनको यूज न करें, जैसे आज के टाइम पे ये जो है ये फायर रेजिस्टेंस के रूप में यूज हो रहे हैं, कुछ तो कूलिंग एजेंट के रूप में यूज हो रहे हैं। जैसे हमने अभी बात की कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एसी में और रेफ्रिजरेटर में से कूलिंग एजेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो अगर हम इनको यूज ना करें क्योंकि ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, तो फिर किन को यूज करें? तो ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस में जो है वो है फ्लोरीनेटेड गैस है, हाइड्रो फ्लोरो कार्बन, इस तरह से। तो ये ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट, इनको यूज किया जा रहा है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के अल्टरनेटिव के फॉर्म में। ओजोन लेयर जो है इसको हम अर्थ अम्ब्रेलास कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सोलर रेडिएशन में सबसे डेंजरस होते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो स्किन कैंसर तक कॉज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो ये लेयर होती है जिसका नाम है ओजोन लेयर, है ना, तो ओजोन लेयर जो होती है ये सन से आने वाले सोलर रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती है, जस्ट लाइक अम्ब्रेला। जैसे अम्ब्रेला वाटर और सनरेज से प्रोटेक्शन करता है, उसी तरह से सोलर रेडिएशन से आने वाले यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है ये लेयर जो ओजोन लेयर है, इसलिए इसको अर्थ अम्ब्रेलास कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ ऐसे समिट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब जोसेफ फोरमैन ने सबसे पहले ऑल द वर्ल्ड को, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड को इंफॉर्मेशन दी कि CFC जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये क्या करता है, ये ओजोन लेयर को ब्रेक करके डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तत्काल वियना प्रोटोकॉल बुलाया, या सबसे पहले वियना प्रोटोकॉल यूके गवर्नमेंट के कारण हुआ, है ना, 1985 में। और ये 1985 में ही क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले जो सब्सटेंस ओजोन को डिप्लीट कर रहे थे, जो सब्सटेंस ओजोन लेयर को कम कर रहे थे, उनको दरअसल में ब्लॉक करने की या उनका यूजेस कम करने की बात की गई। लेकिन ज्यादा इस पे लोगों की तवज्जो नहीं मिली, ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो फिर इसलिए 2 साल के बाद, तो 85 + 2 87, और डेट आपको याद रखना है 16 सितंबर। तो 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को कनाडा की मॉन्ट्रियल सिटी में एक प्रोटोकॉल हुआ जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है, ODS का मतलब होता है स्टूडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इस पे पूरी तरह से कंप्लीटली इनको बैन करने की बात हुई या इनका मिनिमम यूज करने की बात हुई। याद रहेगा ये चीज? तो ये आपको ध्यान रखना है ये चीज। अब यदि मैं बात करूं, एक किंगाली अमेंडमेंट हुआ था। तो किंगाली अमेंडमेंट में जो सब्सटेंस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के अल्टरनेटिव के रूप में आए थे, मतलब याद करिए ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे HCFC, जैसे सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मतलब फ्लोरिनेटेड गैस है ना। तो ये जो है ये भले ही क्या नहीं कर रहे हैं, ये भले ही ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, परंतु ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब इनका भी अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है। मतलब आज के टाइम पे हमने क्या किया है, ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का भी अल्टरनेटिव तलाश करना स्टार्ट किया है स्टूडेंट। और यही चीज किंगाली अमेंडमेंट में कही गई थी 2016 में। तो बस आपको अभी थोड़ा याद रखना है, वियना प्रोटोकॉल कब आया था, मॉन्ट्रियल कब आया था और किंगाली कब आया था। और 2025 में 30 एनिवर्सरी है किसकी, मॉन्ट्रियल की, याद रखिएगा।
तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आता है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये आज के समय पे सबसे मेजर प्रॉब्लम में से एक है, सबसे मेजर प्रॉब्लम में से एक है। कैसे मेजर प्रॉब्लम में से एक है? स्टूडेंट आप जरा देखिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का नंबर सबसे ज्यादा कहां होगा, डेवलप्ड नेशन में कि डेवलपिंग नेशन में? तो ऑब्वियसली सी बात है, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन ऐसे कंट्री में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ज्यादा होगा। आपने अक्सर करके देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी सिटी होती है वहां पर आपको जो है स्मॉग मतलब कोहरा जो है वो ऐसा दिखाई देता है। जनरली जो स्मॉग होता है, माफी चाहता हूं, जनरली जो फॉग होता है वो 5, 6, 7, 8 तक मैक्सिमम होता है। जैसे ही सोलर लाइट पड़ती है तो जो मॉइस्चर होता है फॉग में वो उड़ जाता है और इस तरह से एकदम क्लीनलेस विजन होता है। लेकिन बड़ी बड़ी जो सिटी होती हैं वहां आपने देखा होगा 2 बज गया, 3 बज गया, वहां कैसा फॉग है जो छट ही नहीं रहा है, तो उसको कहते हैं स्मॉग। और स्मॉग का ही नया नाम है स्टूडेंट फोटोकेमिकल स्मॉग। और फोटोकेमिकल स्मॉग को ही आज के टाइम पे हम पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, जो कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स होता है और इसी को सिटी में या महानगरों में ना छटने वाला कोहरा कहते हैं। तो दरअसल में ये तीसरी एक मेजर प्रॉब्लम है सिटी की, तीसरी मेजर प्रॉब्लम है। अब ये बनता कैसे है फोटोकेमिकल स्मॉग? चलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ 2-3 चीजें बता दूं। सबसे पहले, जिन सिटी के पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा है, जिन सिटी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैवी है, मतलब सीधी सीधी सी मैं यहां जो लाइनें लिख रहा हूं, प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जिन सिटी, स्पेशली मैं सीधे सीधे वर्ड यूज कर लेता हूं, मेट्रो सिटी है ना। तो मेट्रो सिटी में क्या होता है, यहां पर व्हीकल्स का नंबर ज्यादा है। व्हीकल्स का नंबर ज्यादा होने से जो डीजल और पेट्रोल व्हीकल में बर्न होगा तो फिर जो गैस निकलती है वो ये गैस होती है उनके साइलेंसर से, नॉक्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और चूंकि ये जो धुआं निकलता है गाड़ियों से, इसी में ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। तो सोर्स से जो डायरेक्ट निकल रहा है, साइलेंसर से जो धुआं डायरेक्ट निकल रहा है और उसी में नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, इसलिए हम इसको प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है कि जो व्हीकल्स हैं उनमें से जो धुआं निकलता है उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं। याद रहेगा ये चीज? अब ध्यान से सुनेगा। ये जो नॉक्स है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं, यही रिएक्ट करते हैं। और ये किससे रिएक्ट करते हैं? आप अच्छे से समझिएगा जो चीज मैं बोल रहा हूं। यही रिएक्ट करते हैं वोलेटाइल कंपाउंड से जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं, और ओजोन गैस। अब आप बोलेंगे सर ये ओजोन गैस तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। हां, जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में होती है वो लाइफ सेविंग होती है, लेकिन जो ओजोन ट्रोपोस्फीयर में होती है, जनरली ये जो ओजोन है ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है। तो ये जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है ये लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होती है। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं। तो आप ये समझिए अभी कि व्हीकल सिस्टम से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकले, यही वोलेटाइल कंपाउंड, जैसे पेट्रोल वोलेटाइल होता है, जैसे आपने लौंग का तेल देखा होगा वो भी वोलेटाइल होता है, मतलब कुछ समय के लिए उन चीज को हम रखेंगे तो वो उड़ जाते हैं, वो वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड वोलेटाइल कंपाउंड और ओजोन से रिएक्ट करता है और इन तीनों की रिएक्शन में याद रखिएगा, यदि सनलाइट, ये चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, यदि सनलाइट ऐसी है, देख लीजिए मेन वर्ड क्या बोल रहा हूं, यदि सनलाइट लेस है तो बनता है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं स्टूडेंट, तो बनता है ब्राउन एयर। क्या बनता है स्टूडेंट? ब्राउन एयर बनता है, जो कि एक तरह का एयर पोल्यूशन का रीजन है, मतलब एक तरह के एयर पोल्यूशन का रीजन है।
याद रहेगा? तो जल्दी से बताइए, ब्राउन एयर का रिलेशन किस पॉल्यूटेंट से है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बट अब रियलिटी, यदि सनलाइट प्रॉपर मिलती है, यदि सनलाइट कैसे मिलती है? प्रॉपर मिलती है। तो सनलाइट के प्रॉपर मिलने से जो चीज ये आप जो देख रहे हैं, इसी को कहते हैं PAN, इसी को कहते हैं स्मॉग। पहले मैं पैन का मतलब बता दूं। पैन का मतलब होता है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और यही परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है ये डिसिपेट क्विकली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज कॉल्ड फोटोकेमिकल स्मॉग। इसी को कहते हैं दिल्ली और मुंबई में, मतलब मेट्रो सिटीज में ना छटने वाला कोहरा, और इसी को आज के समय पे स्मॉग बोलने लगे हैं। स्मॉग क्यों बोलने लगे? दरअसल में स्मॉग वर्ड जो है स्टूडेंट, वो आया है यहां से, स्मोक प्लस फॉग। यहां स्मोक का मतलब होता है पोल्यूशन, मतलब नाइट्रोजिनस गैसेस, और फॉग का मतलब होता है कोहरा, मतलब वाटर वेपर। तो यदि वाटर वेपर मतलब फॉग में प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड इन्वॉल्व हो जाएं, तो इसे ही कहते हैं दरअसल में स्मॉग, नॉट स्मॉक, स्मॉग। याद रखिएगा, ये स्मॉग दो चीज से बना, स्मॉग, स्मोक में गैसेस आ जाएंगी और यहां वाटर वेपर कंटेंट आ जाएंगे। तो याद रखेगा ये चीज। और अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो चीज मैं फाइनली आपको बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हीकल से निकले नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है एस्पिरेंट, ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, और इसी प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ ये दूसरी कुछ चीजें मिली, यही प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ ये कुछ दूसरी चीजें मिली, और जो नई चीज बनी, ये चीज, इसे हम सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पेन किसका एग्जाम्पल है, फोटोकेमिकल स्मोक किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल है। और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स वे होते हैं जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स के मिलने से बनते हैं। तो यहां प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कौन है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नॉक्स। कहानी कंफर्म? चलिए अगली कहानी, यदि हमको ग्लोबल वार्मिंग पढ़ना है तो सबसे पहले आपको यह चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि कुछ गैसेस के मैं नाम लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यदि हमको ग्लोबल वार्मिंग को समझना है तो सबसे पहले एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन है वो भी आपको पता चल जाएगा। जोसेफ फोरमैन नहीं लिखा है, वो ओजोन लेयर डिप्लीशन के डिस्कवरर हैं। यहां जोसेफ फूरियर लिखा है स्टूडेंट। सो जोसेफ फूरियर इन 1824 इन्होंने बताया था कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, मैं यहां नाम भी लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज। नंबर 1 पोजीशन पे है स्टूडेंट CO2, फिर वाटर वेपर, फिर इसके जस्ट बाद में आ जाएगा स्टूडेंट मीथेन, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना, फिर इसके बाद में आ जाएगा स्टूडेंट CFC। ये सारी चीजें, तो ये सारी जितनी आप देख रहे हैं ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस वे गैसेस होती हैं जो सन से आने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करती हैं और अर्थ के टेम्परेचर को आइडियल बनाती हैं, जिस वजह से लाइफ रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर सके ये अर्थ। और इसी इंपैक्ट को या इसी इफेक्ट को आपने हमेशा से पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं इसको, इस इंपैक्ट को, इसी इंपैक्ट को आपने हमेशा से कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट।
सो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है जो कि सन से आते हैं, और जैसे ही ये गैसेस जो है ग्रीन हाउस गैसेस, इनको एक वर्ड में बोलते हैं, ये इंफ्रारेड रेडिएशन को, यूवी नहीं इंफ्रारेड रेडिएशन, क्योंकि इन्हीं के पास थर्मल एनर्जी होती है, तो इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं ये और एटमॉस्फेयर को वार्म बनाती है, और इस तरह से वार्म एटमॉस्फेयर लाइफ की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रहेगा स्टूडेंट ये चीज? ऐसी है स्टूडेंट ये कहानी। तो अब यदि कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे एस्पिरेंट, कैसा क्वेश्चन पूछे आपसे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, तो ये आपको याद रखना है, यही ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान रखना है एस्पिरेंट, कि ग्रीन हाउस गैसेस में कभी भी सल्फर डाइऑक्साइड काउंट नहीं होती है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती है। बाकी जितने भी यहां आप देख रहे हैं, ये एग्जांपल देख रहे हैं, ये सभी के सभी ये इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं। याद रहेगा ये चीज? अब यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए बेटा कौन कौन सी है ग्रीन हाउस गैसेस, तो यहां मैंने बहुत ज्यादा डिटेल कर दिया है, बस मुझे आपको 2-3 चीजें कंफर्म करानी है। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस जो मुझे बताना है वो ये है, नंबर 1 पोजीशन पर जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है वो है CO2। और अगर CO2 ऑप्शन में ना दे और फिर पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो यू हैव टू सिलेक्ट द आंसर ऑफ वाटर वेपर फर्स्ट। याद रखिएगा, याद रहेगा ये चीज? अच्छा, फिर उसके बाद है मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेस है, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस है, CFC ग्रीन हाउस गैसेस है। इसी में ये ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं ये स्टूडेंट, ये ओजोन फ्रेंडली प्रोडक्ट भी दरअसल में ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और सबसे लास्ट में वाटर वेपर, ये भी एक ग्रीन हाउस गैसेस हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस जो सन से आने वाले रेडिएशन को, वो भी इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करती हैं और अर्थ के टेम्परेचर को आइडियल बनाती हैं। लेकिन 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 अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, यदि आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तब आपको कहना है स्टूडेंट कि मैन मेड एक्टिविटी की वजह से, मैन मेड एक्टिविटी, और ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? ये आपको भी पता है, बस मैं चाहता हूं कि आप एक बार फाइनल कंक्लूड कर लो कि यही है कि नहीं है। तो मैन मेड एक्टिविटी मतलब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। इसमें होगा क्या? स्टोरी सिर्फ इतनी सी है एस्पिरेंट कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, याद रखिएगा, इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। किसकी वजह से एस्पिरेंट? तो मैन मेड एक्टिविटी की वजह से इनका नंबर इंक्रीज हुआ है, ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर इंक्रीज हुआ है। जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है एस्पिरेंट? CO2, इसका नंबर इंक्रीज हुआ है। या मीथेन जो है, इनका नंबर इंक्रीज हुआ है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर इंक्रीज होने से ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, चूंकि नंबर इंक्रीज है, ये चीज ज्यादा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या कर रहे हैं एस्पिरेंट? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर यदि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और जो इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं इनके पास थर्मल कैपेसिटी होती है, मतलब इनके पास हीट एनर्जी होती है। तो चूंकि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस ज्यादा से ज्यादा इनको एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसी वजह से टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है ये हो जाता है ज्यादा। और यदि अर्थ का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, अर्थ का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाए, इसे ही कहते हैं हम
ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यही है ग्लोबल वार्मिंग। CO2, मीथेन, मोर ग्रीन हाउस गैसेस। तो इनका नंबर ज्यादा होने से ये सोलर रेडिएशन जो है, कौन सा सोलर रेडिएशन, मैंने बताया अभी, इंफ्रारेड को ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करेंगी। ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करेंगी तो यहां ज्यादा नंबर हो जाएगा, तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है ये बाहर नहीं जा पाएंगे, जिस वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा। और अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा होने से जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, एसिडिफिकेशन, बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम होती हैं। तो कभी भी अगर आपको याद रखना है तो ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट इतना सा है स्टूडेंट, याद रहेगा ये चीज ऐसा। चलते हैं आगे। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हैं। बेसिक मैंने आपको समझा दिया कि ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर ज्यादा होने से अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है ना। यही चीज साफ साफ यहां बोली गई है फर्स्ट पॉइंट में कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ये है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेन ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल है एस्पिरेंट, उसी का नाम है नंबर 1 पे CO2। यदि CO2 ना दे ऑप्शन में तो फिर आप वाटर वेपर को टिक करना, वाटर वेपर को टिक कर देना। ये ना दे तो फिर मीथेन तीसरे नंबर पर है, फिर चौथे नंबर पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, HCFC, और ये बहुत सारी हैं। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर ही ज्यादा होने से ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन को ये ट्रैप कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज, आज के टाइम पे सबसे बड़ा रीजन जो है, अगर हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का CO2 गैस है, तो CO2 गैस कहां से सबसे ज्यादा जनरेट हो रही है? जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जैसे हो गया कोल, जैसे हो गया डीजल और पेट्रोल, मतलब पेट्रोलियम, इनके इग्निशन से, इनके बर्निंग से। क्यों? क्योंकि कोल जो है आज भी इंडस्ट्रियों में सबसे ज्यादा बर्न होता है, और डीजल पेट्रोल आज भी जो व्हीकल होते हैं, हैवी व्हीकल और जो लाइट व्हीकल होते हैं, उनमें डीजल पेट्रोल ही बर्न होता है। और डीजल पेट्रोल भी तो दरअसल में एक तरह का क्या है, फॉसिल फ्यूल। तो याद करिए, जब भी फॉसिल फ्यूल बर्न होगा तो बहुत ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलेगी एस्पिरेंट? CO2 गैस निकलती है। और यही CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मेजर रीजन है। इसी तरह से अब सबसे स्टार्ट होती है स्टोरी। अगर अर्थ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं कि टेम्परेचर ज्यादा होने से, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से जो ग्लेशियर की आइस है वो स्लोली मेल्ट होगी, या जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वो फास्टली मेल्ट होगी। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर्स हैं वो हाईली या रैपिडली मेल्ट होंगे, और जब ग्लेशियर रैपिडली मेल्ट होंगे तो निश्चित रूप में ये जो वाटर है ये पहले कहां जाएगा? रिवर में। और चूंकि एकदम से पहुंचेगा तो पहले फ्लड की प्रॉब्लम होगी, फिर ग्लेशियर पूरी तरह से कंप्लीटली मेल्ट हो जाएंगे तो फिर वो नदियां कंप्लीटली क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी, तो वहां होगी ड्रॉट प्रॉब्लम। तो पहले फ्लड की प्रॉब्लम होगी, फिर ड्रॉट की प्रॉब्लम होगी, और फिर फाइनल में ये ग्लेशियर जब पूरे मेल्ट हो जाएंगे तो फाइनली यही ग्लेशियर का पानी पूरा मेल्ट होकर कहां पहुंचेगा? ओशियन में। तो ओशियन का लेवल क्या होगा? निश्चित रूप में हाई होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्लोबल वार्मिंग का मेन जो रीजन है वो तो समझ में आ गया, अब इंपैक्ट क्या है? तो इंपैक्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज होगा। लेकिन कैसे सी लेवल राइज होगा? जब ग्लेशियर मेल्ट होंगे। हाई टेम्परेचर की वजह से ये प्रॉब्लम हो ही रही है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में यह कहा गया था कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, हम इतना % कम करने की कोशिश करेंगे। ये पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 में जो हुआ था, और पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 से सबसे पहले बायकॉट करने वाली कंट्री थी अमेरिका, क्योंकि उसने कहा कि हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हम ये नहीं कर सकते। हालांकि वो 2015 में साथ था, लेकिन धीरे धीरे उसको ये चीज समझ में आ गई कि अगर हम इंडस्ट्रियां ग्रो अप करेंगे, फॉसिल फ्यूल यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है CO2 आएगी, जिस वजह से प्रॉब्लम आएगी। बाद में उसने पेरिस क्लाइमेट से या समझौते से अपने आप को सेपरेट कर लिया। इसके बाद है अगला जो क्वेश्चन है वो है कि इसकी वजह से हो क्या रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हीट वेव जो है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट वेव ज्यादा आ रही है, ड्रॉट कंडीशंस आ रही हैं, पहले फ्लड कंडीशंस आ रही हैं। मतलब कुल मिला के टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो हमारा मेन ग्रेन्स है,
व्हीट एंड राइस, उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि ये आइडियल टेम्परेचर पर ग्रो होने वाले क्रॉप्स हैं, ना कि वो टेम्परेचर पर। तो इसलिए मोदी जी ने, जो भी पीएम है, उन्होंने कहा है कि हमको ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो इंपैक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का, उससे यदि अपने को प्रोटेक्ट करना है तो हमको ट्रेडिशनल क्रॉप की बजाय, राइस और व्हीट की बजाय हमको मिलेट उगाना चाहिए। इसलिए तो 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया गया। और मिलेट जो है उसका फादर जो है, या मिलेट का किंग जो है, वो ज्वार को कहा जाता है। मिलेट की क्वीन जो है वो मेस को कहा जाता है ना। थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ी सी। तो यदि आपसे कोई पूछे कि एडवर्स इंपैक्ट किस पे आएंगे, तो बन जाएगा, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके और भी ड्रॉबैक है कि जैसे सी लेवल राइज होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर से सी लेवल राइज होगा, तो सी लेवल राइज होने से क्या होंगे, जो कोस्टल आइलैंड है, जो कोस्टल सिटी है, वो क्या होने दी जाएंगी, वो डिप्ड हो सकती हैं। ये भी एक ड्रॉबैक है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लेशियर ही तो दरअसल में लाइफ है किसकी, पोलर एनिमल की। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे, ये पेंगुइन देख रहे होंगे, ये सील देख रहे होंगे, ये पोलर बियर देख रहे होंगे, तो यदि ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो पोलर रीजन के इन एनिमल का हैबिटाट भी मेल्ट हो गया, और इसी की हेल्प से तो इनको फूड मिलता था, या इसी की हेल्प से ये फूड तलाशते थे। तो चूंकि हैबिटाट छिन गया तो फूड भी छिन गया इनका। तो इस तरह से पोलर बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो रही है या लेस हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। क्लियर है स्टोरी? चल, और अब आती है सबसे मेजर प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर मैं एक लाइन में समझा दूं, देखिए, यदि मैं क्लाइमेट चेंज के कुछ क्वेश्चन की बात करूं या क्लाइमेट चेंज पे कुछ भी बोलूं, उसके पहले आपको दो तीन चीजें एकदम क्लियर करा दूं स्टूडेंट में। एक मिनट, हाँ, ये चीज, और वो दो तीन चीजें एकदम क्लियर ये हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस का नंबर इंक्रीज होने से टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। रेन जो है ये कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, ओवर, या कहीं ड्रॉट कंडीशंस है, नहीं हो रही है। इन्हीं दो इंसिडेंट को हम साथ में कहते हैं क्लाइमेट चेंज। ये चीज मतलब जब भी वेदर के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर, टेम्परेचर और रेन, जब क्या होते हैं स्टूडेंट, जब लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या होते हैं, चेंज होते हैं, है ना, तब दरअसल में हम इसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, जल्दी से बताइए क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर जो है, इसी के कारण होता है सी लेवल राइज। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, तो याद रखिएगा जो पोलर बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होती है। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, इसका प्रोडक्शन कम होता है। तो ये भी दरअसल में इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज के। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी, रेन यदि ज्यादा होती है तब भी जो लोगों के हैबिटाट हैं वो लॉस हो जाते हैं। और यदि रेन बहुत कम होती है तो भी निश्चित रूप में एग्रीकल्चर पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है।
लीजिए स्टूडेंट, तो इस तरह के इतने क्वेश्चन यहां होते हैं कंप्लीट। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ आपको उतना कवर कर लेना है। टेक्निकल लेवल पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी के अराउंड होंगे, इसी के अराउंड होंगे। तो हमने 2 सेगमेंट कंप्लीट किए स्टूडेंट, बायोडायवर्सिटी, और मैंने इस बात का बराबर ध्यान रखा कि करंट की चीजों को मैं ऐड कर लूं। तो करंट सिनेरियो में जितनी चीजें थी मैंने ऐड कर ली हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, है ना। हमने क्या किया है, बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में सारी चीजें अडॉप्ट कर ली हैं, और सोशल इश्यूज में एसिड रेन, फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, फोटोकेमिकल चेंज और क्लाइमेट चेंज से जो भी क्वेश्चन बनेंगे अब आप इजीली उनको हैंडल कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।